नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। मित्रों, विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है इसका अंदाजा हम लोग सहज तौर पर अक्सर लगा लिया करते हैं। ये विज्ञान खासतौर पर मेडिकल साइंस में हमने बहुत तरक्की की है। ये जरूर आप कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में दिमाग हमारा मतलब हम भारतीयों का और नाम यूरोपीय कंट्रीज का या अमेरिका का होता रहा है, लेकिन उन सभी चीजों को, सारे मिथकों को तोड़ते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय माने पंडित मदन मोहन मालवीय जी की कृति, वहां के वैज्ञानिक एक से बढ़ करके एक उन लोगों ने शोध किए हैं। देश माने मानव कल्याण के दृष्टि से, मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से, यहां तक कि हम ये भी पता लगा लेते हैं कि आज से 200 साल पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जिस तरह से कत्ल हुआ, उनकी पहचान काफी हद तक हम कर चुके हैं। हम ये बता सकते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले नागरिक वो आर्य हैं, कहीं बाहर से आए हैं या इसी भारतीय माटी के बने हुए माटी के हैं। इन सब की शुरुआत हुई कुछ वर्षों पहले, जब एक नया धमाका हुआ हिंदुस्तान में, और वो धमाका किया इसी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति है प्रोफेसर डॉक्टर लालजी सिंह ने। और उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज भी इस विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग लगातार इंसानों की रक्षा के लिए, विषाणुओं से, वायरस से बचाने के लिए लगातार तत्पर है। इसी कड़ी में एक नई खोज हुई है जिसे ये बताया जा रहा है कि वो बहुत से गंभीर इलाजों के बारे में पता लगा सकेगी, बहुत सी गंभीर बीमारियों का पता लगा करके उसका इलाज अच्छे ढंग से कैसे हो, इस पर काम हो सकेगा। तो इन सब बातों को लेकर के मैंने आज आमंत्रित किया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय जोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर, जीन विशेषज्ञ प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे जी को। अब हम आगे से उनसे ही जानेंगे कि ये क्या कुछ है, ये किस तरह का इक्विपमेंट है, किस तरह से इस पर आप काम करेंगे और कैसे इंसानों को इसका लाभ मिलेगा। तो हम लिए चलते हैं प्रोफेसर चौबे के पास। चौबे साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपने अभी जो एक खोज की है जीन्स को लेकर के, मानव कल्याण के लिए, मानव इंसानों की सेहत को लेकर के ज्यादा उपयोगी बताया जा रहा है, ऐसा क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जी, जैसा आपने अभी बताया कि एक आधारशिला जो डीएनए के आधार पे हमारे रोगों की पहचान करना और उनका इलाज करना, जो हमारे पूर्व कुलपति डॉक्टर लालजी सिंह ने रखा था, उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो समय के साथ आगे बढ़ती है और उस टेक्नोलॉजी का हमको सबसे ज़्यादा समुचित उपयोग करना चाहिए। उसके लिए एक 2023 में, पिछले साल, हम लोगों ने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी जो कि पर्सनलाइज्ड मेडिसिन पे थी, और उसमें एक बात ये निकल के आई थी, उसमें लगभग 15 देशों के 23 बड़े वैज्ञानिक भी, उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। और उस डिस्कशन में ये बात निकल के आई थी कि बीएचयू के पास एक बड़ा ह्यूमन रिपोजिटरी होना चाहिए, ह्यूमन का एक डीएनए का सैंपल होना चाहिए, क्योंकि एक महामारी अभी लगभग खात्मे के कगार पे है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये महामारी खत्म हो गई तो कोई और दूसरी नहीं आएगी। तो इन सब से लड़ने के लिए, या हमारे जो मेरिट सिस्टम है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि बीमारी बहुत ज़्यादा किसी एक कम्युनिटी में फैलती है, दूसरी कम्युनिटी में नहीं होती है।
तो इन सभी चीजों के लिए एक रिपोजिटरी जो कि एक बड़े लोगों के नंबर, एक लार्ज नंबर ऑफ लोगों के सैंपल्स की उसमें सख्त जरूरत थी। तो उसको फॉर्मलाइज करने के लिए हम लोगों ने चूंकि लगभग 50,000 सैंपल कलेक्ट किए जाने हैं और 50,000 सैंपल का डेटा जनरेट किया जाना है, जो एक बहुत बड़ा काम है, तो उसके लिए एक ऑटोमेटेड मशीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि आप ह्यूमन का एरर को देखते हुए या ह्यूमन के पार्टिसिपेशन को इसमें देखते हुए आप 50,000 सैंपल को ह्यूमन के द्वारा ही आप उसके डीएनए को नहीं आइसोलेट करा सकते हैं, और कुछ ऐसा भी चाहिए जो कि कम समय में आपको ज़्यादा आउटपुट दे। तो इसके लिए हम लोग काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत थे, और फाइनली जाकर के कल जो है वो इस मशीन का इंस्टॉलेशन हुआ। और इसके पीछे जो हमारा मुख्य मकसद था, जैसे कोविड में अगर हम देखें तो कोविड में कुछ लोग जो है वो बहुत बीमार पड़े, कुछ लोग एकदम बीमार नहीं पड़े, और एक चीज़ उसमें साफ था कि जो ज़्यादा एज के थे, जिनको कोई कोमॉर्बिडिटी थी, ब्लड प्रेशर था, शुगर था, उन लोगों को भी गंभीर बीमारी हुई, अस्पताल जाना पड़ा, बहुत सारे लोगों बेचारे उनकी जान भी चली गई। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए और उसके बाद फिर हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे जीन खोजे जो आदमी को ज़्यादा बीमार बनाते थे, कुछ लोगों को कम बीमार बनाते थे। तो अगर हमें मान लीजिए कि कोविड आने के पहले अगर हमें कोई जानकारी ऑलरेडी उपलब्ध है जिससे कि हमें ये पता है कि बनारस के उत्तरी भाग पे रहने वाले लोग कम बीमार पड़ेंगे, दक्षिणी भाग पे रहने वाले ज़्यादा बीमार पड़ेंगे, तो फिर हम गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई इन पे फोकस आप ज़्यादा करिए, जो कम बीमार पड़ेंगे उन पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि जब ये बीमारी शुरू हुई तो अंडमान में आप लोगों को पता ही होगा कि जो जनजातियां पाई जाती हैं वो भारत के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक ओंगे है जिसके 98 लोग हैं, फिर उसके अलावा जरावा है जिसके 212 लोग हैं, तो बहुत कम लोग ऐसी जनजातियों के हैं, और ये जनजातियां एक तरीके से लिविंग फॉसिल है, जिनकी आज के डेट में जिनको देखना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उन जनजातियों को भारत सरकार प्रोटेक्ट तो की हुई है, लेकिन फिर भी वो बीमार होते हैं तो नर्सेज या ये लोग जाकर के उनको दवाएं देते हैं। वहाँ हमने देखा कि पूरे भारत में जितनी भी जातियां जनजातियां हैं उनमें अगर इनको अगर कोविड हुआ तो ये इन पूरी जनजातियों के समूल खत्म होने का बहुत बड़ा खतरा है। हमने इंडियन गवर्नमेंट को अलर्ट किया, और उसके बाद वहाँ एक तरीके से कर्फ्यू वाली स्थिति थी, कोई भी जो है उन जनजातियों से पूरे कोविड के दौरान नहीं मिला, जिसका एक फायदा हुआ कि कोरोना उन तक पहुंचा ही नहीं, और पूरी की पूरी जनजातियां अभी भी जो है वो फल फूल रही हैं, सुरक्षित हैं जी। तो उसके वजह से लेकिन ये है कि अगर मान लीजिए यही चीजें हमको पहले पता होती तो हम उसको पूरे भारत में सबके ऊपर टेस्ट कर सकते थे, और जिससे हमको ये पता लग जाता कि कहाँ हमको ज्यादा ध्यान देना है, कहाँ कम ध्यान देना है। जो लॉकडाउन वाली स्थिति थी 1 महीने की, वो हर जगह ना होती, कुछ कुछ जगहों पे जहाँ की जरूरी कारण होता, जहाँ के लोग ज्यादा बीमार होने के चांसेस रहते, वहाँ वो चीजें की जा सकती थी। पर क्योंकि हमारे पास डीएनए बैंक नहीं था जिसके द्वारा कि हम ये बता सकें कि कौन कौन से जातियां, कौन कौन सी जनजातियां इससे भयानक बीमार होंगी, कौन कम बीमार होंगी, तो उसको भी सोचते हुए आगे की महामारियों के लिए हमारा ये बहुत बड़ा प्रयास था कि हम लोग जल्दी से जल्दी एक रिपोजिटरी बनाएं जहाँ के डीएनए सैंपल हो, और उन सैंपल्स को कोई भी वैज्ञानिक पूरे देश में जब भी चाहे जिस चीज़ के लिए जांच कर सकता है। दूसरी चीज़ जो हम लोगों का मेरिट सिस्टम है, मेरिट सिस्टम में ये है कि हम लोग अपने ही एक कास्ट ग्रुप में मैरिजेस करते हैं। उस वजह से क्या होता है कि हर कास्ट ग्रुप में कुछ जीन्स जो है वो एक ही कास्ट ग्रुप में घूमते रहते हैं, तो सर्कुलर मूवमेंट के कारण जो बीमारियां भी हैं वो उसी कास्ट ग्रुप में घूमती रहेंगी। आपको ऐसी बहुत बीमारियां मिल जाएंगी जो किसी कास्ट ग्रुप में ही जो है वो प्रोमिनेंट होंगी और कास्ट ग्रुप में एब्सेंट होंगी। तो इसलिए एक बड़े भूभाग पे जब तक सैंपल का कलेक्शन नहीं होगा तब तक हम ये बता ही नहीं पाएंगे कि हम जो है वो कौन सा जीन किस पॉपुलेशन में हमको टेस्ट करना है। जैसे आज के डेट में पूरा विश्व जो है वो जीन थेरेपी पे बात कर रहा है कि हमारे जीन में जो समस्या है उसको जो है इंसिजन के द्वारा करेक्ट करके एक जो है वो रोगों पे जितनी भी जेनेटिक बीमारियां हैं उन पे कंट्रोल किया जाए।
लेकिन जो CRISPR-Cas9 टेक्निक है जो कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, वो टेक्निक तभी अप्लाई होगी जब हमको पहले तो जीन के बारे में पता होगा कि किस जीन के वजह से समस्याएं हमारे पॉपुलेशन में हैं। तो अब जबकि हमें जीन ही नहीं पता है, हमें बीमारी तो पता है लेकिन जीन नहीं पता है कि वो किस जीन की वजह से हो रही है, तो उस जीन को पता करने के लिए भी एक बड़ी जो है वो रिपोजिटरी की ज़रूरत थी, जिसको कि हम लोग अब इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो 2-3 चीज़ें, और ये ऐसी बीमारियां हैं जिनको कि करेक्ट करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं यहाँ दे रहा हूँ ज्यू लोगों का। ज्यू मतलब जो यहूदी लोग हैं जो कि इजराइल में रहते हैं, पूरी संख्या उनकी 7 मिलियन है। उनका यही मानना है कि अगर हम आपस में शादी करें तभी हम ज्यू रहते हैं, मतलब मदर को ज्यू होना चाहिए तभी बच्चा जो है वो ज्यू कहा जाएगा। तो एक तो उनकी अपनी संस्कृति उनको अक्षुण्ण रखनी है, उसके लिए वो किसी बाहरी ग्रुप में मैरिजेस नहीं करते हैं। अब इससे क्या होता है कि जो चांसेस ऑफ मैरिजेस हैं एक दूसरे क्लोज ग्रुप में वो बहुत बढ़ जाती हैं। अब मैरिजेस ज़्यादा होंगी तो चांसेस ऑफ जो बीमारियां हैं उनके जो है सरफेस होने की संख्या बढ़ जाती है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है वो पहले से ही जैसे ही बच्चा पेट में आता है उस बच्चे के लिए उन लोगों ने ऐसे टेस्ट जो है वो डिज़ाइन कर दिए कि वो पता चल जाएगा कि बच्चा पैदा होने पे नॉर्मल रहेगा या कोई एबनॉर्मलिटी रहेगी, और उसको अपने लाइफ टाइम में कौन कौन सी डिजीजेस जो है होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस तरीके का कुछ जो है वो डेवलप करना है, और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि पूरे पॉपुलेशन से 10% लोगों का सैंपल कलेक्ट किया और उन 10% के सैंपल पे ये सारी टेस्टिंग कर डाली। तब उनको निकल के आया कि एक चिप जो है वो अगर वो यूज करते हैं अपने पॉपुलेशन में, जो बच्चे को जीनोटाइप करते हैं, तो ये पता चल जाएगा कि क्या क्या बीमारियां होने के चांसेस हैं। मतलब एक चीज हम पूछना चाहेंगे कि ये जो जीन्स के माध्यम से आप लोग काम कर रहे हैं, तो एक चीज तो हमको ये बताइएगा कि ये जीन थेरेपी के बारे में थोड़ी सी हमारे दर्शकों के को बताइएगा, और दूसरा ये कि ये जो पद्धति है इससे केवल वायरल या जो डिजीज है उन पर उनके लिए है या जो अन्य डिजीज हैं उनके बारे में भी पता चलेगा? दर्शकों से मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो थोड़ा लंबा होगा, उसको ध्यान से अंत तक सुनेंगे, देखेंगे, तभी वो समझ पाएंगे। जी डॉक्टर साहब। जी देखिए, 2 चीजें हैं। हमारे शरीर के अंदर डीएनए पाया जाता है, ठीक है जी। टोटल उसका साइज 3.2 बिलियन बेसेस है, ठीक है। और उस डीएनए, हर एक डीएनए जो है वो 4 बेसेस का बना होता है, AGCT, और ये 4 बेस जो है हर एक आदमी में अलग सीक्वेंस में होते हैं। कभी A आ गया, कभी C आ गया, कभी G आ गया। तो इसीलिए हर एक आदमी जो है बड़ा यूनिक दिखता है। हर एक आदमी आप देखेंगे तो ऐसा कोई नहीं है जो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह दिखे। हर एक आदमी की अपनी यूनिकनेस होती है, ठीक है, क्योंकि वो जो रैंडम बेसेस हैं उनका असॉर्टमेंट होता है। तो उसमें कुछ म्यूटेशंस मतलब कुछ चेंजेस होते हैं वो AGCT में। वो म्यूटेशन जो है डिजीज कॉज करते हैं, ठीक। और कुछ म्यूटेशन ऐसे होते हैं जो अगली पीढ़ी तक जाते हैं, और कुछ म्यूटेशन हमारे जो अगर हम पैदा हो गए हमारे पूरे लाइफ टाइम के दौरान होते हैं, लेकिन वो अगली पीढ़ी में नहीं जाते हैं। अब एक एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं कि कैंसर। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि हर एक आदमी में जो म्यूटेशन है वो बड़ा यूनिक होता है। इसी वजह से कैंसर का इलाज ढूंढना एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जेनेटिक नहीं होता कि हमको कैंसर है तो हमारे अगली पीढ़ी को भी कैंसर होगा ही होगा। केवल 5% केसेस ऐसे हैं जहां पीढ़ी दर पीढ़ी कैंसर चलता है, नहीं तो 95% ऐसे केसेस हैं जहां हर एक आदमी का कैंसर बहुत यूनिक होता है। क्योंकि हमारे शरीर में जो है वो टोटल 3.2 बिलियन की कोशिकाएं हैं, और हर एक कोशिका का अपना अपना अलग अलग कार्य है। उस कोशिका में अगर कोई समस्या आई, मतलब कि वो कोशिका जन्म लेती है, एक समय के बाद उसकी डेथ होती है। अगर उसकी डेथ नहीं हुई, वो अनकंट्रोल्ड हो गई, तो वो फिर बहुत सारी अलग अलग कोशिकाएं बनाती है, और यही प्रॉब्लम जो है वो कैंसर की उत्पत्ति करता है। तो अब अगर हम कैंसर का केस देखें तो हर एक आदमी के लिए, क्योंकि कैंसर हर एक आदमी में यूनिक है, तो हर एक आदमी के लिए तो हम दवाएं बना नहीं सकते हैं। हमें कुछ ऐसी दवाएं चाहिए जो हर एक आदमी पे काम करे समान रूप से, और यही एक बहुत बड़ा रीजन है कैंसर का, जिसको कि अभी भी वैज्ञानिक जो है वो टैकल नहीं कर पाए हैं। दूसरा, जो जीन थेरेपी के मेथड्स होते हैं उसमें सबसे बेस्ट मेथड जो है वो CRISPR-Cas9 का मेथड है।
उसमें क्या होता है कि जो हमारे जीन्स हैं वो मान लीजिए कि इतना बड़ा कोई एक लंबा जीन है, इतना बड़ा डीएनए सेगमेंट है, और हमको पता चल गया कि इस डीएनए सेगमेंट में इस प्रॉब्लम की वजह से हमारा ये रोग हो रहा है। अच्छा, अब रोग में भी कई तरीके के रोग होते हैं। एक जो वायरस या बैक्टीरिया से होते हैं जिसको हम पैथोजन बोलते हैं। तो पैथोजन के केस में जो रोग होते हैं वो कुछ लोगों को ज्यादा बीमार करते हैं, कुछ लोगों को कम बीमार करते हैं। ये पूरा आदमी में आपको दिखेगा, हर एक आदमी में आपको दिखेगा। और इवन ऐसा भी केस है कि परिवार में कोई एक ज्यादा बीमार होगा तो दूसरा कम बीमार भी हो सकता है उसी पैथोजन से। तो ये बहुत अलग अलग रिस्पांस होता है जिसको कि हम इम्यून रिस्पांस बोलते हैं, और उसके लिए बहुत सारे इम्यून जो है वो म्यूटेशन जो है, इम्यून रिलेटेड म्यूटेशन जिम्मेदार होते हैं। तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। और सबसे बड़ी समस्या है जो जीन थेरेपी में है कि मान लीजिए लोग सोचते हैं कि हमारा इतना बड़ा जीन है, यहाँ प्रॉब्लम हो गई, हम इसको काट के निकाल दिए तो हमारा जीन का करेक्शन हो गया और हम नॉर्मल हो गए। लेकिन पूरी जीन थेरेपी जो है वो इस चीज पे निर्भर करती है कि जनरली किस तरीके की डिजीज है हमारे अंदर। तो मान लीजिए कि इस प्रॉब्लम की वजह से कोई डिजीज हो रही है, तो वो प्रॉब्लम जैसे कि हमारा कुंडली सिस्टम होता है कि हमारे जो 12 घर होते हैं, किसी घर में ग्रह बैठा है तो उसको कहीं और बैठा हुआ ग्रह भी देख रहा है। जी जी। तो इस ग्रह को हम नहीं करेक्ट कर देंगे तो वो वाला हर एक ग्रह को हमको करेक्ट करना पड़ेगा। तो वैसे ही जो है हमारे डीएनए में अगर यहाँ प्रॉब्लम है तो वो खाली इसी के वजह से नहीं है, बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हैं जो मिल करके एक कॉमन प्रॉब्लम बना रहे हैं। तो हमको सबसे बड़ी चीज की यही नहीं पता है कि इन कितने लोग इसमें मिले हुए हैं, 100 म्यूटेशन मिले हुए कि 50 म्यूटेशन की 5 म्यूटेशन। तो जब तक हम सबको करेक्ट नहीं करेंगे वो प्रॉब्लम ही नहीं करेक्ट होगी। और अगर हम कोई, भाई डीएनए इतना बड़ा है, हर डीएनए में जो है हर डीएनए में बहुत सारे म्यूटेशंस हैं, तो उन म्यूटेशन को ऐसा नहीं कि हम कैंची लेके काट दिए और वो म्यूटेशन निकल गया। भाई उस म्यूटेशन के बहुत सारे रोल्स हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जो है सर्वाइवल पे ही क्वेश्चन उठ जाए, वो बेचारा आदमी मर जाए जिसमें हम करेक्शन करने जा रहे हैं। तो ये बहुत इन्फेंसी स्टेज है जिसमें कि जीन थेरेपी की बातें चलती रहती हैं। और ये नेक्स्ट स्टेज है जब तक कि हमको जीन के बारे में पता नहीं चल जाता कि किस जीन के वजह से क्या प्रॉब्लम है, तभी जो जाकर के हम आगे बढ़ेंगे एक कदम और कि जीन थेरेपी द्वारा, या और भी आजकल और ऐसी टेक्निक्स आ रही हैं जिसमें कि बच्चा पैदा होने के बाद जो है उसके जो जिसको हिंदी में नार बोलते हैं उसको प्रिजर्व किया जा रहा है। अच्छा। लिक्विड नाइट्रोजन में उसको स्टोर किया जा रहा है। मान लीजिए आगे चल के कोई आर्गन जो है उस बच्चे का नहीं डेवलप हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसको कोई आर्गन खराब हो जा रहा है, तो इससे उस आर्गन को डेवलप कर लिया जाए। लेकिन ये आज के डेट में पॉसिबल नहीं है कि वैज्ञानिक ये सोच करके उसको प्रिजर्व कर रहे हैं कि आगे चल करके हमारा साइंस इतना जो है एडवांस्ड हो जाएगा कि जो हमारे प्राइमोर्डियल सेल है, मतलब वो सेल जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई है, उससे फिर हम एक नया अंग बना करके उस आदमी में इम्प्लांट कर सकते हैं। लेकिन ये अभी भी यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसको स्टोर करने का अच्छा खासा पैसा चार्ज करती हैं एक लंबे समय तक, और लोग भी इस चीज को जो है इस मेथड्स को जो है वो अप्लाई कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो और दूसरा वो जो कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला म्यूटेशन है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे नानी जी की तरफ भी कोई डिजीज नहीं थी, हमारे माता जी या दादाजी की तरफ कोई डिजीज नहीं थी, तो कैसे एकाएक हमारे फैमिली में ये डिजीज आ गई। तो इसको हम बोलते हैं रेसेसिव डिजीज। रेसेसिव डिजीज क्या होता है कि हर एक आदमी 50% जो है अपनी माता का डीएनए लेता है, 50% पिता का डीएनए लेता है। अब इस 50% में कुछ ऐसे रोग हैं जो 50 दोनों का अगर कॉपी सेम हो जाएगा, मतलब माता से भी वही डीएनए आ गया डिफेक्टिव वाला, पिता से भी वही डिफेक्टिव वाला डीएनए आ गया, तभी जो है वो रोग उस आगे की प्रोजनी में दिखेगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि कोई भी एक जीन तो उसका डिफॉल्ट ही है, दूसरा जीन नॉर्मल है, तो उसको कंटिन्यू कर जाता है, उसके में कोई डिजीज बाहर से नहीं दिखती है जब तक कि हम जीन नहीं टेस्ट करें। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम बहुत क्लोज में मैरिजेस करेंगे तो वो खराब जीन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और ऐसा भी होगा कि वो दोनों जीन जब साथ में आ जाएंगे तब हमको वो रोग दिखेगा उस इंडिविजुअल में। जैसे आपने शादी का जिक्र किया, तो हम अगर अपने समाज की इस देश के बहुसंख्यक समाज की बात करें तो विभिन्न जातियों में बटा हुआ ये समूह है, देश है,
और हर जाति के लोग अपने जातियों में ही शादी विवाह करते हैं। केवल एक चीज जो गोत्र जो होता है उसको बचाया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा समूह ऐसा भी है जो अपने घर में ही केवल माँ को छोड़ करके, माँ से पैदा हुई औलाद को छोड़ करके और बाकी लोगों के साथ वो रिश्ता रखते हैं। तो इन दोनों में किस तरह से वो डिफरेंस होगा? जी देखिए, जो क्रॉस कजन मैरिज है जिसको कंsanguinity भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि जो इस तरीके के रोग हैं उनके आने की संभावना पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे यूरोपियंस, अमेरिकन इस बात को बोलते हैं कि जो हमारा मैरिज सिस्टम है वो फॉल्टी है। ऐसा नहीं, फॉल्टी नहीं है, क्योंकि हम सगोत्री मैरिज को अवॉइड कर छोड़ते हैं और उसके बाद और भी मैरिजेस जो फिक्स होते हैं उसमें 7 जनरेशन इस साइड 7 जनरेशन उस साइड को भी छोड़ते हैं। तो आप हर एक जनरेशन में अगर देखें 50% डीएनए जो है वो कम मैच करता है, तो 7 जनरेशन बाद 0 कुछ % ही रह जाएगा जो कि सेम होगा, नहीं तो और सब डीएनए बदल जाएगा। तो ये चीजें जो है वो लोगों को सोचनी है कि हमारा जो इंडोगेमी का मैरिज सिस्टम तो है, लेकिन वो मैरिज सिस्टम में भी बहुत सारे बैरियर्स हैं। और इवन आप ब्राह्मण लोगों के मैरिजेस की बात करें तो गर्ग गौतम शांडिल एक समय था कि यही आपस में शादियां करते थे। तो कान्यकुब्ज ब्राह्मण हुए, फिर उसके बाद जो है जो सरयू पारी ब्राह्मण हो गए, मध्य प्रदेश के सरयू पारीण है, तो सॉरी जो ये धर के सरयू पारीण है मध्य प्रदेश के कान्यकुब्ज लोग हैं। तो उनमें एक बड़ा यूनिक टाइप का 3, 13, 23, 6, 18 कुछ करके वो पूरा ग्रुप है कि ये ग्रुप इसी में मैरिज करेंगे, वो ग्रुप उसमें मैरिज करेंगे। और ये इसीलिए बैरियर बनाया गया है कि इन बैरियर के वजह से जो जीन का जो शेयरिंग है, क्योंकि एक पूरा मान लीजिए पॉपुलेशन है तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जनरली 10 लाख 20 लाख आसानी से ये पॉपुलेशन होती है जो शादियां करती हैं। अब उस शादी में फीमेल्स ही बाहर से आती हैं, मेल तो कहीं जाते नहीं है। तो जो फीमेल्स आती हैं उसमें भी बड़ा रेस्ट्रिक्शन है कि वो सेम गोत्र की नहीं होनी चाहिए। सेम गोत्र का जनरली ये कंसेप्ट है कि वो सेम ब्लड की होंगी। तो और दूसरी चीज कि जो मैरिजेस हैं वो 7 पीढ़ी को छोड़ करके किए जाते हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज कि जब हम लोग आज से 25,000 साल पहले हंटिंग गैदरिंग के लाइफस्टाइल में थे, मतलब छोटे छोटे ग्रुप रहते थे, जाकर के जानवरों को मारते थे, पका के खाते थे, तो वो कई जगह वो बिखरे हुए होते थे, क्योंकि उस समय जो है एग्रीकल्चर नहीं था, उस समय जो है ये राजा वाली ये जो स्थिति नहीं थी, पूरा जो है वो सोशल सिस्टम बना हुआ था। तो उस समय जो ये था कि उस समय महिलाओं को अपने पार्टनर को चुनने की आजादी थी। और एक थियरी ये बताती है कि उस समय ये स्थिति थी कि जो हम बॉडी की जो महक है उसके बेसिस पे हम जो है अपने पार्टनर को चुनते थे। और वो बॉडी की महक ये बताती थी कि जो हमारा अगला जनरेशन आएगा उसमें जिनके साथ हमारा जीन एकदम मैच नहीं करेगा उन्हीं को हम जनरली चुनते थे। तो और ये मतलब एक साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट है कि HLA जो हमारा एक हमारे जीन में 6ठे क्रोमोसोम पे 3 MB का एक रीजन पाया जाता है, इसमें बहुत सारे म्यूटेशंस होते हैं और वो म्यूटेशन अगर कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक ही जैसे हैं, तो वो औरत जो है उस तरीके के आदमी को नहीं पसंद करेगी। वो अगर डिफरेंट तरीके का म्यूटेशन है उसके अंदर तो वो औरत उसको अट्रैक्ट करेगी। तो ये बड़ा मतलब साइंटिफिक फैक्ट है जनरली, इसीलिए इवन राजा के टाइम में भी पहले जो है वो स्वयंवर रचाया जाता था। तो उस समय भी बेस्ड ऑन ये चीजें जो है वो सिलेक्ट होते थे। तो ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन फिर भी हम अपने ह्यूमन का जो पूरा इवोल्यूशन है उसमें हम देखें तो हम ये कोशिश करते रहते हैं हमेशा कि जो अच्छे जीन हैं वही अगले जनरेशन में जाए, खराब जीन जो है वो जनरेशन से बाहर निकल जाए। जी। तो ये जो आपने नई खोज की है इसमें क्या प्रोसेस होगा, किस तरह से? जी, इसमें हम लोग ये सारी चीजें कंसीडर करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग थारू का सैंपल लेने चले गए जो है तराई बेल्ट में। तो तराई बेल्ट में एक बड़ी खास बात है कि तराई बेल्ट मतलब कि जो नेपाल और भारत को जोड़ती है, एक बड़ी खास बात है कि वहां मलेरिया एक्चुअली बहुत ज्यादा था और एक ही जनजाति वहां रह सकती थी, थारू लोग, और कोई भी वहां नहीं रह सकता था। जब बाद में DDT आया 53 में, तब उसके बाद कुछ और लोग वहां पहुंच पाए, नहीं तो मच्छरों के वजह से केवल थारू वहां रहते थे।
और थारू लोगों के जीन में ये खास बात है कि उनको कभी मलेरिया हो ही नहीं सकता है। अच्छा। कहीं भी आप उनको छोड़ दीजिए, उनको कभी मलेरिया नहीं होगा। तो और आज तक ये पता नहीं कि किस जीन की वजह से थारू को मलेरिया नहीं हो रहा है। तो थारू के सैंपल भी इसीलिए कलेक्ट किए जा रहे हैं, ये पता करने के लिए भाई उनके अंदर कौन सा म्यूटेशन है जो उनको मलेरिया से बचा रहा है। और दूसरी चीज की वो जो तराई बेल्ट है वो एज ए बैरियर की तरह काम किया, मतलब नेपाल से लोग इधर नहीं आ पाए, इधर से लोग नेपाल नहीं जा पाए बहुत फ्रिक्वेंटली, इस वजह से वो एक बिना मतलब अदृश्य बैरियर है। तो ये चीजें जो है किस तरीके से रोगों के इससे इधर से उधर जाने में या उधर से इधर आने में किस तरीके से अपना रोल प्ले किए, किस तरीके से कोई पॉपुलेशन एक रीजन में जाकर के रहना शुरू करती है और कुछ ही हजार सालों के अंदर वो कुछ रोगों के खिलाफ एक नई इम्यूनिटी विकसित कर लेती है। तो इन सब चीजों को सोच करके ये बनाया गया है। अच्छा, अब आप थारू स्टडी कर रहे हैं तो आप यहाँ के हरिजन को सेम स्केल पे नहीं ले आकर के मैच कर सकते हैं। तो इस वजह से हमने एक बड़े भूभाग पे एक बड़े सैंपल को प्लान किया है कलेक्ट करने का, जो कि ये सारे क्वेश्चंस का आंसर करेगा। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो हमें आज के डेट में नहीं पता है, लेकिन समय के साथ वो जो है वो निकल करके आएंगे। हमें भी बातचीत में आपने शुरू में ये बताया था कि इससे जैसे कोरोना का उदाहरण आपने दिया कि इससे ये भी पता चल पाएगा कि कहाँ इसका असर ज्यादा है और कहाँ के लोग जो है वो इससे ज्यादा प्रभावित नहीं हो रहे हैं। जी जी। मैं एक मान लिया कि ये सारी जानकारी हमारे पास हो गई, तो क्या हम इस थेरेपी के माध्यम से कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि उनके जो जीन्स है जहां पर वो लोग इस बीमारी से अपने आप को सुरक्षित रख पाए हैं, जी जी, तो उनके जीन्स के माध्यम से बाकी जो लोग हैं जो प्रभावित हो रहे हैं उनके बीच में कुछ वो तालमेल हो सकता है कि उनका भी जो लेटरल जीन ट्रांसफर वाला सिस्टम है इसको ना करके, भाई है एक मेथड ऐसा है जी, लेकिन उससे बेहतर है कि हम स्क्रीनिंग एक लगा दें। ठीक है, जैसा कि जो है जो छोटी कम्युनिटीज हैं, जैसे पारसी कम्युनिटी है अपने यहाँ, पारसी लोग जो है वो बिजनेस में तो बहुत एक्टिव है, लेकिन उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे घट रही है जी। आज के डेट में 57,000 पारसी ही बचे। तो स्क्रीनिंग सिस्टम ऐसा लगाना है कि जो इस तरीके के जो फॉल्टी जीन वाले बच्चे उनको पैदा होने के पहले ही रोक ले। ठीक है, वो पैदा ही ना हो, वो पैदा ही ना हो। तो एक तरीके, अब देखिए जो पूरा इंडिया सिस्टम है वो ये है कि यहाँ कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है। मतलब कि एक बच्चा अगर जो है वो अनफॉर्चुनेटली अगर इनवैलिड पैदा हो जाता है तो फिर पूरा टाइम जो है वो पेरेंट्स का भी जाता है, घर वालों का जाता है, पैसा बहुत खर्च होता है और मतलब पूरी की पूरी फैमिली जो है वो डिस्टर्ब रहती है लंबे समय। विदेशों में ये है कि जनरली वहां तो फिल्टर लगा हुआ है, बच्चा पैदा ही नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए गलती से पैदा भी हो जाता है तो उसको स्टेट जो है वो पूरा फंड करता है और स्टेट उसको सपोर्ट करता है, तो जिससे जो टाइम पेरेंट्स कंट्री को दे सकते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए वो उनका नहीं रुकता है। लेकिन यहाँ ऐसा है कि पूरा का पूरा फोकस जो है पेरेंट्स का उसमें लग जाएगा और कंट्री का डेवलपमेंट एक तरीके से एक छोटे से यूनिट से रुकेगा। तो इन चीजों के लिए जो है वो जो काउंसलिंग है, जेनेटिक काउंसलिंग जिसको बोलेंगे, वो काउंसलिंग जो अगर हम एक्टिव कर दें पॉपुलेशन में, जैसे मान लीजिए हमने एक्स पॉपुलेशन पे काम किया, हमको पता लग गया कि इस एक्स पॉपुलेशन में 5 ऐसे रोग हैं जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं और जिनके होने से बच्चा जो है अपनी पूरी लाइफ टाइम में ठीक से काम नहीं कर पा रहा। तो हमारा पहला काम होगा कि हम उसमें ऐसा जेनेटिक काउंसलिंग एक सर्विस शुरू कर दें। उस जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू जो भी लोग शादी करने का प्लान बना रहे हैं उनका हम जस्ट डीएनए चेक करें, मिनिमम 10-20 रुपए टाइप का कोई टेस्टिंग कर लें, उससे ये पता लग जाए कि इन दोनों की शादी होने के बाद कितना रिस्क है कि बच्चा जो है वो फॉल्टी पैदा होगा। अगर फॉल्टी पैदा होगा तो दोनों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि भाई इस अलायंस में प्रॉब्लम है, आप दूसरा अलायंस बनाइए। तो ये एक तरीके से जो है वो कम्युनिटी को आप जो है एक मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं और उस कम्युनिटी को एक जो फिल्टर जिसको बोलेंगे वो फिल्टर आप जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले तो जीन को जानना जरूरी है, जो कि इसीलिए ये इस चीज का फाउंडेशन बनाया गया। लेकिन ये तो बहुत
सेंसिटिव काम भी है और बहुत लार्ज स्केल पर करना होगा, क्योंकि हम इसलिए सेंसिटिव इसको कह रहे हैं कि जब आप एक मॉस पॉपुलेशन के बीच में काउंसलिंग की बात करने के लिए जाएंगे, हम इंडिया की बात करते हैं जहां पर एक बड़ी जब आबादी ऐसी है जो कि अपने बच्चों को पल्स पोलियो का टीका तक नहीं, ड्रॉप तक नहीं लेने देते हैं, वो क्या इसके लिए तैयार हो पाएंगे? वो भी एक काउंसलिंग के माध्यम से ही हो पाएगा। देखिए चीजें जो है वो हमको हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना चाहिए। हाँ। आज के डेट में ये चीज नहीं हो रहा है। जी। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि कल ऐसा होगा कि एक मरे हुए आदमी को भी हम जिंदा कर सकते हैं, और इस क्षेत्र में भी लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि मरने के जस्ट पहले आदमी को फ्रीज कर देते हैं कि वो आदमी फ्रोजन स्टेट में रहे, और फिर जब कोई कभी आगे चल के 100-200 साल में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी जो मरे हुए आदमी को भी, जो ऐसे फ्रोजन आदमी को भी फिर से एक्टिव कर देगी या उसके अंग को फिर से डेवलप कर देगी, तो हम फिर से उस आदमी को जिंदा कर सकते हैं। तो हम तो विज्ञान जो है जब तक सोचेगा नहीं तब तक करेगा। अब जब हम लोग छोटे थे तो वो टेबल फोन ही ऐसा था जिससे लगता था कि भाई ये बहुत है, इसके थ्रू बहुत लोगों में बात हो जा रही है। आज वीडियो कॉलिंग पे आदमी बात कर रहा है, मोबाइल फोन है, कहीं भी लेकर के चला जा रहा है। तो वही तो संसार में बिल्कुल सही बात है कि अभी हम लोगों ने कोरोना में ही देखा कि बहुत शुरुआती कोरोना जब स्टार्ट हुआ तब क्या स्थिति थी, और जो धीरे धीरे लॉकडाउन हुई है, जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ उससे भी लोग दूर भाग रहे थे, लेकिन बाद में जाकर के वो सब लोग एक छत के नीचे आए और उसका नतीजा रहा कि लार्ज स्केल पर वैक्सीनेशन हुआ और हम सब के अंदर एक इम्यूनिटी जो आई, जिसकी वजह से हम बार बार जो संक्रमण हो रहा है उसके बावजूद हम बचते चले जा रहे हैं। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो जीन्स लैब की बात की जा रही है, ये जीन्स लैब किस तरह से काम करेगा? आप ब्लड बैंक की बात आप करते हैं तो वहां आप एक ब्लड लेकर के सैंपल किसी से 1 यूनिट 2 यूनिट लेते हैं, उसके लिए बाकायदे दान कराया जाता है, कैंप लगते हैं, उसके बावजूद भी कभी कभी बहुत शॉर्टेज हो जाती है। और उसमें भी अलग अलग जो ग्रुप हैं, उसमें कुछ ऐसे ग्रुप आते हैं जो कि एक बहुत कम मिलते हैं। जी हाँ। तो इस तरह से ये जो इसका बैंक आप बनाएंगे, जीन बैंक की जो बात की जा रही है, वो किस तरह से तैयार करेंगे? क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के लिए, तो बहुत बड़ा, क्योंकि हमारे पास इतनी वैरायटी है, इतना वेरिएशन है कि जीन बैंक और जीन बैंक की बेसिस पे कोई पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, फाइनल जो हमारा यही है कि हमारे डीएनए के हिसाब से हमको दवाएं दी जाए जो हमको सबसे बेहतर काम करे, क्योंकि दवाओं का साइड इफेक्ट जो है इस तरीके से बढ़ रहा है कि दवा जितना हमको फायदा नहीं कर रही है। एक सर दर्द की छोटी दवा हम खा लेते हैं, उसका 5% हमारे इस्तेमाल में आता है सर दर्द को ठीक करने में, रिमेनिंग 95% हमारे बॉडी में एक लंबे समय तक रहता है, और वो क्या नुकसान पहुंचाता है ये एक बहुत बड़ा जो है वो शोध का एरिया है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि भारत में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन जैसे छोटे देश जैसे इस्टोनिया की बात करें तो इस्टोनिया ने क्या किया कि 5% लोगों का, 13 लाख पॉपुलेशन है टोटल उसकी, 5% लोगों का सैंपल कलेक्ट किया, पूरा सबको सीक्वेंस कर दिया, और जिसको इस्टोनियन जीनोम प्रोजेक्ट बोलते हैं। और आज के डेट में वहाँ ये स्थिति है कि एक बच्चा जिस दिन पैदा होता है उसको पता लग जाता है कि 40 साल में उसको हार्ट अटैक होने का 7 to 10% ज़्यादा चांस है। वो आज के डेट से ही कुछ ऐसा लाइफस्टाइल को चेंज करता है, दवाएं ऐसा चेंज करता है कि ये रिस्क उसको 90 साल में चला जाता है। अब अपने लाइफ टाइम में उसको जो करना था वो तो कर लिया ना, तो 90 साल में अगर हार्ट अटैक आता है तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर 40 साल में आता तो इसकी पूरी जो लाइफ है वो और उसका जो कंट्रीब्यूशन था कंट्री के लिए वो कम हो जाता। तो अब अगर हम इस तरीके से एक छोटा सा देश कर सकता है, लेकिन वहाँ जो है वैरायटी कम है, वेरिएशन कम है, वहाँ 5% सैंपल कलेक्ट करना इजी है, लेकिन यहाँ जो है बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को भी हम कंसिडर कर रहे हैं और एक इनिशिएशन हमने शुरू किया। मुझे लगता है कि आगे चल के हम 5 साल के अंदर ही हम ऐसे स्टेज पे होंगे, अगर हम लोग नेक्स्ट टाइम आपसे बात करेंगे 1-2 साल बाद, तो आपको भी लगेगा कि ये जो कदम था वो बड़ा महत्वपूर्ण कदम था, और इससे हमको फला एग्जैक्ट लाभ जो आपको दिखेगा वो आप उंगली पे गिना सकते हैं। इसलिए हमने ये सवाल किया कि ब्लड की बात यहाँ की जाती है, ब्लड शॉर्टेज की बात,
इवन हम जब मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके पास जो है वो मानव शरीर नहीं होता है पढ़ने के लिए, देहदान की बात की जाती है, नेत्रदान की बात की जाती है, उसका भी एक बैंक बनता है। इसमें भी ये बातें इस तरह की बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन इसको क्रियान्वित कर देना और बैंक को इम्प्लीमेंट कर देना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन हमको लगता है कि जिस तरह से आप लोगों ने मिलकर के हमारे समझ से हमारी पीढ़ी के लिए और हमसे आगे वाली पीढ़ी के लिए भी एक कोरोना मॉडल होगा, जिस तरह से खासतौर पर इंडिया के लिए कि इतने लार्ज स्केल पर साल 1.5 साल के अंदर इस पर आप लोगों ने जो अध्ययन किया, आपका खुद का भी अध्ययन रहा और उनको एक बड़ी पॉपुलेशन को आप लोगों ने बचा लिया। वो एक अवेयरनेस भी थी, वो अवेयरनेस की जरूरत आज शायद ज्यादा पड़ेगी आप लोगों को भी कि लोग अपने जीन्स को डोनेट करें और ताकि वो उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए वो काम करे। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अगर इसमें आप इतना विश्वास आप रखते हैं। ये एक अच्छी चीज है और एक पॉजिटिव साइन है एक साइंस की तरफ से कि इतना बड़ा वो काम होते जा रहा है। ये डीएनए ऑटोमेटेड डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन है जिसमें कि एक साथ हम लोग जो है 32 सैंपल्स इसमें लोड कर सकते हैं और 32 सैंपल्स को ये क्या करेगा कि ये रेडीमेड किट आती है इसमें कि हमारा सैंपल इसमें लोड करना पड़ता है। उसके बाद मैग्नेटिक बीड्स हैं जो कि सारे प्रोसेसेस करते हुए फाइनली जो है ये प्यूरिफिकेशन के प्रोसेसेस है, मतलब कि ये डीएनए को भी आइसोलेट करेगा और उसके साथ ये डीएनए को प्यूरिफाई भी करेगा। इसमें सारे लोड करने के बाद हम इसको फिट करते हैं इस नॉच में। फिट होने के बाद जो है वो डोर को क्लोज करते हैं और उसके बाद ये मशीन ऑटोमेटिकली जो है 32 सैंपल्स को नेक्स्ट 30 मिनट्स में ये प्रोसेस कर देती है। तो ये मशीन का प्रोसेसिंग टाइम है और इसके लिए आप ब्लड सैंपल, सलाइवा सैंपल, कोई भी टिश्यू सैंपल, ये सारे सैंपल्स जो है कोई भी बायोमटेरियल हो उसको ये इसमें डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, एक्सट्रैक्शंस के प्रोटोकॉल्स, जिसके थ्रू ये हर एक प्रोटोकॉल का अपना है, कोई ब्लड का है, कोई सलाइवा का है, कोई जो है टिश्यू का है। ये सारे प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हुए ये मशीन जो है वो विद इन 30 मिनट्स 23 मिनट का प्रोटोकॉल है ब्लड का और ये 32 सैंपल्स को एक बार में प्रोसेस कर सकती है। इससे क्या क्या जानकारियां मिल सकती हैं? जी, इसमें सबसे बड़ा जो हम लोगों का मुख्य जो एम ये था कि हम एक लार्ज पॉपुलेशन की सैम्पलिंग करें, ठीक है। इसमें कि जो है क्योंकि हमारा जो हमारी सोसाइटी है वो सोसाइटी बहुत सारे इंडोगेमस ग्रुप में बटी हुई है। इंडोगेमस ग्रुप का मतलब कि वो ग्रुप जो कि आपस में ही शादियाँ करते हैं। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे डिजीजेस जो हैं, जो जेनेटिक डिजीजेस हैं, वो उन्हीं ग्रुप में ही रह जाती हैं। तो जिससे उनको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये किस जीन के वजह से है। क्योंकि जीन थेरेपी हम लोग बहुत सुनते हैं, लेकिन जीन थेरेपी तभी होगा जब हमको जीन के बारे में इंफॉर्मेशन तो पता होगी वो किस जीन के वजह से है। तो हमारा ये प्रोसेस है कि पहले जीन्स को आइडेंटिफाई करना कि किस जीन के वजह से कौन से रोग हो रहे हैं। तो मान लीजिए कि पूरे बनारस में कुल 1000 के आसपास जेनेटिक डिजीज है, लेकिन आप देखेंगे कि वो 1000 जेनेटिक डिजीजेस सब में समान रूप से वितरित नहीं है। कोई अपर कास्ट में ज़्यादा होगी, कोई मिडिल कास्ट में होगी, कोई शेड्यूल कास्ट में होगी, कोई शेड्यूल ट्राइब्स में भी डिजीजेज होंगी। क्योंकि हम एंडोगेमी प्रैक्टिस करते हैं इस वजह से ऐसा हमको देखने को मिलता है। तो इस वजह से जब तक एक बड़े पूल का सैंपल हमारे पास नहीं होगा तब तक उस डिजीज के बारे में ही हम नहीं पता करेंगे। मान लीजिए हमने ढूंढ लिया कि इस जीन के वजह से ये डिजीज है इस पूरे पॉपुलेशन में, तो उस पॉपुलेशन में कितना वो डिजीज डिस्ट्रीब्यूटेड है ये डीएनए बैंक ही उसके बारे में बताएगा।
उस जीन को हम पूरे डीएनए बैंक के सैंपल में देखेंगे और फिर हम ये देख सकते हैं कि ये कैसे इस डिजीज का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये एक हमारा मेन एम था जिसको लेकर के हम लोगों ने इस काम को करना शुरू किया। एक चीज अभी जो आप दिखा रहे थे उस इक्विपमेंट के माध्यम से उसको उसमें क्या प्रोसेसिंग होगी, किस तरह से आप उसको लेकर के आएंगे? जीन्स जो आपका बैंक होगा उसको किस तरह से, वो अभी हम ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, या हमारे दर्शक उसको नहीं, देखिए आम बोलचाल की भाषा में उसको जी हाँ, देखिए इसके ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ा स्पेशल मशीन है। खास बात यह है कि वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत मशीन बनवाई गई है, न कि बनाई गई है। कुछ इंथुजियास्टिक लोग थे, इंजीनियर लोग थे और थोड़े उसमें कुछ वैज्ञानिक लोग थे जिनको हमने ये आइडिया दिया कि भाई हमें एक ऐसा काम करना है। क्योंकि देखिए मान लीजिए हम सैंपल कलेक्ट करके कहीं से ले आते हैं, फिर इसको हमारे 4 स्टूडेंट उसको आइसोलेट करते हैं, तो चारों स्टूडेंट का काम करने का तरीका अलग होगा। तो ह्यूमन एरर जो है वो हमने खत्म कर दिया क्योंकि वो ऑटोमेटेड हो गया। दूसरी चीज, हर ह्यूमन अलग तरीके से काम करेगा तो कोई डीएनए कम आएगा, कोई ज्यादा आएगा, उसको हम फिर नॉर्मलाइज करना होगा। तो हमने ये 2 चीजें पहले कट शॉर्ट कर दी कि जो है डीएनए जो है वो अब हमारा एक यूनिफॉर्म हो गया जो अभी हम आइसोलेट करेंगे। दूसरा चीज कि ये मशीन जो है वो पहली बार जो है कोई इंडियन स्टूडेंट्स जो कि आईटी के हैं या इंडियन साइंटिस्ट जो कि जस्ट एमएससी किए हुए, उन लोगों ने मिलकर के बनाया हुआ है। अच्छा, पूरी डिजाइन जो है वो भारतीय है, पूरा जो उसमें सारा सामान लगा है सब भारतीय, कोई एक सामान नहीं है जो उसमें कहीं बाहर किसी बाहर के देश का लगा हुआ है। तो जहां तक मुझे नॉलेज है ये भारत की या पूरे भारत की ये एक पहली मशीन है जो कि पूरे भारत, ऐसी नहीं कि ये काम करने वाली और मशीनें नहीं है। हमारे सीसीएमबी में मशीन है, लेकिन वो जो इतनी बड़ी अलमारी है उतनी बड़ी मशीन है और जो यही काम करती है जो ये मशीन कर रही है। और वो जो है विदेशों से जब डॉक्टर लालजी सर काम कर रहे थे उस समय मंगाई गई थी सन 1998 में, और उसका कॉस्ट था लगभग 50 लाख रुपए के आसपास। तो जो अब टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए और जो हमारी जनरेशन है, जो हमारे लोग हैं, उनको यूज करते हुए हम लोगों ने इस काम को शुरू किया है, जो मुझे लगता है कि एक नई दिशा देगा इस तरीके के रिसर्च को। और इस मशीन को अगर आप सिंपल देखें तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सैंपल जो है वो एक वेल में, जो आपने देखा वो स्ट्रिप थी, उस स्ट्रिप के एक वेल में सैंपल डालना है। उसके बाद आपको आंख बंद करके 23 मिनट तक बैठना है, आपको डीएनए लास्ट वाले वेल में मिल जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ आपको जो है सैंपल डालना है, कहाँ से आपका डीएनए निकलेगा। तो ये है एक साथ 32 सैंपल आपको आधे घंटे के अंदर फुल्ली प्रोसेस होकर मिल जाएगा। अभी हम लोगों ने कल जो टेस्टिंग की थी उससे भी जो डीएनए का आउटकम था वो बहुत ही बेहतरीन था। तो अब ये तो ब्लड की बात है, सलाइवा से भी कुछ लोग ब्लड देने में डरते हैं, घबराते हैं, उनका सलाइवा हम लोग लेंगे। कुछ टीथ जैसे हम बाल उखाड़ लिए उसके जड़ से भी डीएनए निकाला जा सकता है। और आगे चल के इसका फोरेंसिक में बहुत इस्तेमाल है, क्योंकि फोरेंसिक में जहाँ सैंपल के साथ मैनिपुलेशन, और मेरे दिमाग में शुरू से है कि जो आरुषि मर्डर केस था वो खाली सैंपल मैनिपुलेशन की वजह से नहीं रिजॉल्व हो पाया, नहीं तो एक ऐसा सेंसिटिव केस था जिसको कि हमारा फोरेंसिक जो साइंटिस्ट हैं या फोरेंसिक फ्रेटर्निटी है उसको आसानी से सॉल्व कर सकती थी। तो इस तरीके की मशीनें जो है वो फोरेंसिक के लिए भी बहुत यूजफुल हैं कि जो है आप बारकोड कर दें और उस सैंपल को वहां डालें और उसके बाद वो पूरी मशीन लॉक हो जाए, उसके बाद कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता है, और उसके बाद जो आउटपुट हो वो जो है सीधे डायरेक्टली किसी सेकेंड मशीन में यूज हो जाए। तो इस तरीके की भी ऑटोमेशन जो है वो हमारे देश में जरूरत है, जहाँ की जो है जो सैंपल चेंज करने का या सैंपल के साथ छेड़छाड़ करने की संभावनाएं ज्यादा है वो रिड्यूस की जा सकती है। चलिए, बहुत अच्छा रहा डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी जानकारी दी। मैंने इस तरह से हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 5 साल 10 साल 20 साल के बाद एक ये स्थिति बनेगी कि हम न्यूली बॉर्न बच्चे या उससे भी पहले जो गर्भस्थ शिशु है उसके बारे में उसका जीवन भविष्य में कैसा हो सकता है, वो स्वस्थ रहेगा या नहीं रहेगा, उसकी मेंटल स्टेटस क्या होगी, उसका फिजिकल स्टेटस क्या होगा, उसके बारे में
पता लगा सकेंगे, और यहां तक कि वो बच्चा पैदा होने के काबिल है या नहीं है, इस पर भी हम निर्णय लेंगे। एक जरूर एक आगे चल करके थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, इमोशनल है, बहुत सारी चीजें वो चीजें हैं, लेकिन जिस तरह से हम प्रगति कर रहे हैं उससे ये सोचा जा सकता है कि आने वाले दिनों में हमारा मेंटल स्टेटस वहां तक पहुंच पाएगा कि हम जिस बच्चे को जन्म देने जा रहे हैं, अगर वो अपनी पूरी लाइफ ठीक से सर्वाइव नहीं कर पा रहा है तो हम ऐसे बच्चे को जन्म क्यों दें। ये होगा। उसके अलावा आप अलग अलग जो आपने बड़ी कल्पना की है कि जीन बैंक का इस्तेमाल करेंगे, और किसी भी बड़ी बीमारी के आने की आशंका होते ही आप ये उस पर काम करना शुरू कर देंगे कि ये देश के ही नहीं, जिले के किस भाग में इस बीमारी का ज्यादा इफेक्ट हो सकता है और किस पर कम इफेक्ट हो सकता है, उस अनुसार आप जो भी कदम उठाने होंगे वो कदम उठाए जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। आप जैसे वैज्ञानिक लोग अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए दे सके, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।